नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हमने मार्केट से कुछ फ़िल्टर्ड के बेसिस पे कंपनी को निकालने की कोशिश किया। उसमें से केवल एक कंपनी पे हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल को लेकर के, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के। जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो नोट फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और हम लोग इसके मार्केट के ट्रेंड को भी अवलोकन करेंगे। जो आज की सिचुएशन में मार्केट की ट्रेंड कहाँ पे स्थिरता बना पाती है या नहीं बना पाती है, हर एक पहलू पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की जिक्र करते हुए। यदि कंपनी की बात करें, सबसे पहले हम फार्मूला बेस की बात करते हैं। हमने मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को ढूंढने की कोशिश किया जो करंट मार्केट की प्राइस जो है वो यदि हम डे मार्क के हिसाब से देखा है तो 50 डे मार्क से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। 200 डे मार्क से भी थोड़ा सा अप ट्रेंड होना चाहिए था, और मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनी चाहिए था। और साथ में उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें, जिसमें कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम से कम 5000 इंटरेस्ट 5000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। इसमें काफ़ी सारी कंपनी निकल के आती है, जिसमें कह सकते हैं कि हमने देखा है करीब 274 कंपनी इस तरह की लिस्ट में शामिल होती है। और उसमें से हमने आज समझने की कोशिश करूंगा किलबर्न्स इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के, इस कंपनी की क्या सिचुएशन है, क्या बिजनेस मॉडल है। जो कंपनी कहती है बिजनेस मॉडल के को लेकर के, यदि इनकी हम रिसेंटली पीपीटी की तरफ चले, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से कंपनी डाइंग सोल्यूशन पे डील करती है। कंपनी कहती है कि जो इंडस्ट्रियल डाइनिंग है, जो डाई बनती है, जो टूल्स की बात किया है तो उसमें एक बड़ी रोल है इन कंपनी का लीडर्स है, और 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में कामकाज करती है। लेकिन 40 साल के एक्सपीरियंस होते हुए भी मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पे इनका उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन कंपनी में यदि वर्क फोर्स की बात किया जाए तो 200 से ज़्यादा वर्क फोर्स की बात कहती है। 15 से ज़्यादा इनके पास जो है वो सेक्टर है, जहाँ पे जिस सेक्टर के लिए ये टूल्स बनाती है, जिसमें अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। कंसिस्टेंसी ग्रोथ की बात किया है तो दिन बाय दिन इनकी जो ग्रोथ लेवल है वो स्टेबल है, और स्टेबल के साथ साथ मार्केट में एक नई रणनीति की तरफ उछलती कूदती देखी गई। अब आती है कंपनी को वेबसाइट्स पे चलते हैं और एक नज़र यहाँ पे हम डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी का जो कारोबार है वो कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में जुड़ी हुई है, जो कि 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो कामकाज कर रही है उसमें अहम भूमिका निभा पाती है। और क्या निभाती है उस पर एक नज़र, एक झलक देखने की कोशिश। यहाँ पे वेबसाइट्स पे इनके पास देखने को मिलता है कि ये जो इनका प्लांट्स है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको लेकर जिक्र करता है कि हमारी जो प्लांटेशंस है उसमें इस तरह की चीज़ है जहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी की बात कहती है। इसके अलावा कॉस्ट इफिशिएंसी की बात कहती है। साथ में अलग अलग इनोवेशंस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर के रिक्वायरमेंट को लेकर अपने सभी जो डेटाबेस अपनी साझा करती है कि हमारी कंपनी ये है वो फलाना ठिकाना, उस पर इन्होंने अपने भी दर दर रखी है। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं मार्केट को लेकर के, जहां इनकी अलग अलग सेगमेंट, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे वो ओएनजीसी जैसे कंपनी को ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके पास देखा जाए जीआर के पैकेजर कंसिस्टेंसी की बात कहती है। अर्थात अलग अलग सेक्टर में इनका रोल रहा है, जहाँ पे डाई जो बनती है, जो टूल्स होती है उस पे कंपनी बना के उनको प्रोवाइड कर। यदि हम कंपनी के पीयर्स का अर्थात कंपटीटर से कंपेयर करके देखा जाए तो इनके नियरेस्ट यदि पीयर कंपनी है उसमें ज्योति सीएनसी है, जुपिटर वैगर्स है जो कि एक टूल्स इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। उन सभी कंपनियों के अकॉर्डिंगली यदि इस कंपनी की वैल्यूशन को देखते हैं, स्टॉक पी को देखते हैं, तो थोड़ा सा जरा महंगा भी दिखता है पर थोड़ा सा सस्ता भी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जहां ज्योति सीएनसी जैसे कंपनी में बुक वैल्यू से कंपेयर करने पे करंट मार्केट प्राइस करीब 1600% रैली क्रिएट करती है, तो वहीं पे आज इनकी स्टॉक प्राइस में बुक वैल्यू से कंपेयर करने में पता चलता है कि 736% ही रैली बना के रखी। जबकि वैल्यूशन के दृष्टिकोण से एक दूसरा पहलू कहता है कि प्राइस टू अर्निंग में कंपनी 171% की रैली क्रिएट करती है, तो कंपनी में डेट टू इक्विटी का नंबर जो है थोड़ा सा ज्यादा बुल है कंपैरिजन टू द कंपिटिटर्स ऑफ द लार्ज कैप। लेकिन छोटी सी कार कैप की कंपनी है, और इसकी कैप की बात करें तो 2000 करोड़ की आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और ग्रोथ लेवल की बात ये थी कंपनी को लेकर के, यदि देखा जाए तो
जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ की बात करें, चाहे वाई ओ वाई की ग्रोथ की बात करें, तो हमने यहाँ पे देखा कि वाई ओ वाई ग्रोथ के लेवल के मुताबिक जहां ज्योति सीएनसी जैसे कंपनी, दिग्गज कंपनी जिसका मार्केट कैप करीब 24,000 करोड़ का है, वो सेल्स में 18% की वृद्धि करती है, तो वैसे प्रॉफिट में 67% की वृद्धि जंप करती है। तो वहां पे यहाँ पे देखा गया कि इस कंपनी की बात करें तो 25% की रैली इन द सेल्स पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटीज पार्ट इन द 35% इज ऑल्सो सम रैली। सेम डायरेक्शन यदि क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखा जाए तो 16% से ज्यादा क्वार्टरली सेल्स ग्रो करती है, तो साथ में प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाली है, लेकिन वो स्थिरता से जो पहले था वो भी कंपीट करके आगे कोशिश करती है, जहां पे करीब 1.5% के आसपास इसमें रैली बना है। अब सवाल उठता है, क्या कंपनी को जो हमने डेटाबेस से निकाला कि आखिर कंपनी वायो जो 50 डे मार्क के अकॉर्डिंग हो, 200 डे मार्क से थोड़ा सा अप ट्रेंड जाहिर करता हो, वहां पे देखा गया कि मार्केट 20% की डिस्काउंट रेट में मिलती है, जो कि कहां से किया जाता है, 52 वीक के हाई पोजीशन से। तो वहीं पे दूसरी तरफ यदि हम लोअर पोजीशन से करंट मार्केट की जोन को देखें तो मार्केट 21% रैली की, मतलब एक सोचिए ऊपरी लेवल से 20% टूटा हो और बॉटम से 21% जंप किया हो, अर्थात मार्केट अभी नियर अबाउट द कहां पे आके बनती है, ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास आके मिलती जुलती देखा जा सकता। जबकि नेट इनकम मार्जिन को भी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले यदि हम कंपनी की ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को अवलोकन करें तो समझ में आती है कि लास्ट 3 सालों के मुताबिक कंपनी का जो ग्रोथ था सेल्स को लेकर वो करीब करीब 50% के आसपास रही है ईयर एंड ईयर बेसिस के लिए। वहीं पे लास्ट टीटीएम के मुताबिक 16%। तो प्रॉफिटिलिटीज को नंबर को लेकर देखा जाए तो पहले काफी कम था, नॉमिनल वैल्यू था 4% के आसपास लास्ट 3 सालों में, तो वैसे टीटीएम के मुताबिक मार्केट करीब 28% की रैली ऑन द प्रॉफिटिलिटीज नंबर के बेसिस पे ग्रो करती, अर्थात सेल्स का ग्रो था, प्रॉफिट का ग्रो था, और मार्केट की इस रैली में मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ साथ जहां 3 साल में 99% मार्केट उछल चुका है, तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो करीब करीब 18% की रैली बरकरार रखी। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल है। साथ में यदि इन बातों को देखा जाए कि आखिर इस कंपनी में पोजीशंस क्या है और इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक क्या कंपेयर कर पाती है कि नहीं कंपीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, तो इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यूशंस हैं करंट मार्केट में स्टॉक पी को देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वेटेज की लिस्ट में शामिल कर, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 15% से ज्यादा है, अर्थात अच्छी खासी आरओई क्रिएट कर रही है, तो वहां पे कंपनी में 22% से लेकर करीब 26% तक की रही है। तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी का हमने पहले डिस्कस किया, डेट टू इक्विटी भी काफी कम दर्ज करती है, एक चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिमेरिट बनती है, और डिमेरिट की बात, बहुत बड़ी डिमेरिट ये है जो 48% की होल्डिंग वाली प्रमोटर्स इस कंपनी को 8%, कितना 18 या 8%, 18% से ज्यादा को मॉर्गेज अर्थात प्लेज करके रखा है एज पर द टर्मोलॉजी ऑफ द स्टॉक मार्केट। वैसे आमतौर पे क्या कहते हैं, मॉर्गेज करना, तो जब शेयर को मॉर्गेज किया जाता है तो उसको प्लेज का नाम दिया जाता है। 48% की होल्डिंग में 18% की होल्डिंग को उन्होंने प्लेज करके रखा है, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी सदमा का सवाल बना। आइए एक झलक आगे चलते हैं, आखिर इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, और वहां पे एफआई हो, डीआई हो, इन सभी कंपनियों, इन सभी बड़ी निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है कि जो दिसंबर की पीरियड की बात करूं, अब मार्च का भी डेटा आने वाला होगा, तो वहां पे करीब करीब 2% की डीएफआईआई ने पोजीशन बना के रखी, तो डीआईआई भी कम नहीं था, वो भी मार्च दिसंबर में आकर के 2% से ज्यादा पोजीशन बना के रखी। ये सारे के सारी पोजीशन सेटअप कहां से हुई, तो देखा गया एक तो प्रमोटर साहब ने अपनी होल्डिंग को बिकवाली किया। अब या तो दो तरह के रास्ते हो सकते हैं, या तो बिकवाली किया डायरेक्टली मार्केट में, या किसी न किसी तरह से, चाहे प्रेफरेंशियल इशू हो, चाहे राइट इशू हो, या वारंट्स हो, जिस तरह से भी अपनी पोजीशन को कम करने के लिए हो, दूसरे को हक देने को लेकर के अपनी पोजीशन को कम किया।
देखा। अल्टीमेटली आम निवेशक जो है पब्लिक होल्डिंग, उसमें 47% की होल्डिंग का डेटाबेस निकल के आती है। और 47% की होल्डिंग में करीब करीब कितना लोग हैं, करीब 20,000 शेयर होल्डर्स का नाम शामिल कर। यदि रिसेंटली की बात करूं कंपनी में रिस्क और रिवार्ड को लेकर के, उसके से पहले यदि पूरे के पूरे पीयर चेन की देखा जाए तो सभी कंपनियों में क्या गिरावट एक ही साथ रही है कि अलग अलग डायरेक्शन में रही है। तो देखा जाए तो ज्योति सीएनसी जैसे कंपनी भी करीब 29% टूट चुका है फ्रॉम द हायर प्राइस से। तो वहीं पे इस कंपनी में जिसका नाम हम चर्चा कर रहे हैं किलबॉन्ड इंजीनियरिंग का, वो करीब 20% ही मार्केट में डिक्लाइनिंग रेशियो पे रहा है। जबकि कुछ कंपनी तो आज भी भले ही एफआई की बिकवाली हो, डीआई की खरीदारी हो, तो केवल 1%, तो कोई 7% के आसपास रही है। मतलब एक तरफ लोग खरीदते हैं, एक तरफ बेचते हैं, क्योंकि यहाँ इसी रोटेशन से लोगों के पास पैसे भी निकलते हैं। नेट इनकम मार्जिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनका नेट मार्जिन करीब 16% के आसपास था। तो बड़ी दिग्गज कंपनी की बात करूं जिसमें ज्योति सीएनसी या जुपिटर्स हैं, उनमें जुपिटर में तो 9% रह गया, तो ज्योति सीएनसी जैसे कंपनी 18% की सेटिंग कर, ये इनका। इसके मुताबिक यहाँ जो नेट इनकम मार्जिन है वो काफी बेटर रहा है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को। यदि केवल और केवल सेल्स नंबर की बात करें तो सेल्स नंबर की बात को लेकर देखा तो लास्ट 12 महीने में 300 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर रही, जो कि इससे पहले कभी भी इस तरह के टर्नओवर नहीं निकले। वैसे ही क्वार्टरली टर्नओवर की बात करें तो करीब 91 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, जो कि इससे पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे कोई भी इस तरह के टर्नओवर नहीं निकलते। सरकार कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द टर्नओवर बेसिस पे देखा। जबकि ऑपरेटिंग भी करीब 25% के आसपास रही है, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर टू बेटर करती जा रही। यहां तक स्टेबिलिटी की बात करती है, बस डिमेरिट कहां पे थी, इनकी प्लेजिंग को लेकर के, स्टॉक को प्लेजिंग जो प्रमोटर्स होल्डिंग करके रखा है। अच्छी बात ये निकल गई जो प्रमोटर्स के होने के बावजूद भी इसमें एफआई हो, डीआई हो, जिन्होंने दिसंबर में पोजीशन बनाया था, अब सवाल ये उठता है कि मार्च में पोजीशन उन्होंने सेटअप किया या दोबारा इसमें इंक्रीज करती हुई देखी। यदि चार्ट लेवल की बात करें तो मार्केट में इनमें हम आपको कोई टेक्निकल टारगेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना कोई आपको एसएल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है और कोई ना कोई अपनी एसएल को नुकसान में बेच रहा है। तो जो नुकसान में बेच रहा है वही दूसरे के लिए प्रॉफिटेटिव बनता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर मार्केट में स्टेबल्स कैसे हुआ जाए, सस्टेन कैसे किया जाए, उसको लेकर यदि चर्चा करें तो देखा जा सकता है कि सिंगल से गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि दिखती हुई प्रॉफिट को लपेटने की जरूरत है, और जब कुछ ऐसे सामान बिल्कुल ही ना लाए जो आपको नुकसानदायी क्रिएट कर या फिर एक्सपायर होने की सिचुएशन। इसीलिए उसको जान के पहचान के अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी कुछ चीजों को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पैसा इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। क्योंकि हम आपको ना कोई ट्रेडिंग की विद्या देते हैं, ना कोई एडवाइजरी की विद्या देते हैं, ना कोई रिकमेंडेशन देते हैं कि आप स्टॉक को खरीदो या बेचो या रखो। दिस इज योर मनी, योर डिसीजन। हमारा काम है यहाँ पे एज ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना, समझना कि आखिर यहाँ पे ट्रेंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन से नहीं होता है। अभी तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है स्टॉक लेवल को लेकर, वो क्या देखती है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कई बार यदि हम इनको देखा जाए, यदि बीएससी के डेटाबेस पे चले हैं तो एक सामने और जिक्र करता है कि आखिर पीरियड ऑन पीरियड को लेकर के यदि आप देखा जाए सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे, जो स्मॉल कैप की कंपनियां रही, छोटे से इंडस्ट्रियल और डाइंग का कामकाज करती है, तो इसके मुताबिक ये जो इंडस्ट्रियल की पी है उसके मुताबिक इनमें इस टाइम फ्रेम के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2800% की रैली रही है। तो सोचिए किसी टाइम में इनके स्टॉक परफॉर्मेंस में 15%, तो किसी टाइम में 8% की नुकसान भी बुक करती थी। जबकि पीयर्स इंडेक्सेशन भी सेम डायरेक्शन से चलती देखी गई, तो उसके कंपैरिजन में जहां पीयर्स पिछले 5 सालों में 600% की रैली बना के रखी थी, तो वहां पे इनकी
परफॉर्मेंस के लेवल के हिसाब से 2800% की बनी। तो ये एक आपके लिए कोई प्रेडिक्शंस नहीं है कि ये आगे चल के 2800% होगा या नहीं होगा, केवल ये टाइम फ्रेम के मुताबिक उसमें मार्केट बुल था या बियर था। बियर था तो आज की मार्केट की प्राइस कैसा रहा, इसको समझने की हमने कोशिश किया, जानने की, परखने की, समझने की। जहां तक मार्केट की स्ट्रेटजी है तो रिस्क फैक्टर नहीं है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा जिक्र करती पाई गई है, जो कि स्किनर बेस पे मिलेंगे। जहां तक रिस्क फैक्टर का सवाल है तो कंपनी में रिस्क फैक्टर भी करीब 3 महीने की बात शामिल करता है, और जब अभी रिसेंटली डेटा आएगा तो और कुछ क्लैरिटी आएगी जो आखिर अभी तक मार्च का कैसा डेटा रहा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।